गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अरे भूजो को क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? पहेली आप बताओ, इसे क्या हुआ? मैम, जब हम स्कूल आ रहे थे तो इसका पैर केले के छिलके पर आ गया और ये नीचे फिसल कर गिर गया। अरे कोई बात नहीं बेटा। मैम, हम क्यों फिसल जाते हैं? जब हमारा पैर किसी चिकनी सतह पर पड़ जाए तो घर्षण कम होने के कारण हम फिसल जाते हैं। मैम, घर्षण क्या होता है? चलो बच्चों, आज मैं आपको घर्षण के विषय में ही बताऊंगी। और बच्चों, ये आप क्या देख रहे हैं? ये है कैरम बोर्ड। आप सब इसे बहुत खेलते होंगे और जब आप इसे खेलते हैं या ये गीटियां इस स्ट्राइकर से निकालने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये बहुत अच्छी तरह से आप इसे नहीं खेल पाते और फिर आप क्या करते हैं, इस सतह को चिकना बनाने के लिए इस पर कुछ मात्रा में इस तरह से कोई भी पाउडर या कुछ चिकना पदार्थ आप डाल लेते हैं जिससे कि इसकी सतह कुछ चिकनी हो जाए और आप इसे आसानी से खेल पाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस कैरम बोर्ड की सतह को चिकना बना दिया। और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। अब दूसरे उदाहरण में आप देखिए कि एक ये माचिस है मेरे पास और जब हम इसे जलाते हैं इसकी सतह पर रगड़कर तो ये आसानी से जल रही है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर सतह क्या होती है, वो बहुत स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, तो माचिस को जलाना मुश्किल हो जाता है। तो आप इन दोनों स्थितियों में कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने देखा कि कैरम बोर्ड की सतह को तो हमने क्या किया, चिकना बनाया, जबकि माचिस की सतह हमें कैसी चाहिए, रुक्ष या खुरदरी सतह हमें चाहिए ताकि हम उसे आसानी से जला सकें। तो ऐसा क्या है कि किसी सतह को हमें चिकना बनाना पड़ रहा है, किसी सतह को हमें रुक्ष बनाना पड़ रहा है? क्या कारण है कि अलग अलग सतहों को हमें अलग अलग रूप देना पड़ता है? आइए विज्ञान की दुनिया में चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण। क्या हुआ कि हमें जब कैरम बोर्ड की सतह को हमने क्या किया, चिकना बनाया, और इसी का अपोजिट शब्द जो है हमारे पास वो क्या है, रुक्ष या रफ। इसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ। तो दोनों सतहों को हमने अलग अलग रूप में देखा। और क्या कारण है कि इस पे जो सतह पे जो कार्य हुआ वो किसके कारण हुआ, वो एक बल के कारण हुआ। और उसी बल को हम विज्ञान की भाषा में घर्षण या फ्रिक्शन कहते हैं। इसके और भी उदाहरण आप देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले हम पाठ शुरू करें इससे पहले आप और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक चौक है, इस चौक को मैंने ऐसे धीरे से लुढ़का दिया और धीरे धीरे इसकी गति क्या हुई, मंद हो गई और एक जगह जाकर ये रुक गया। अब जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको लुढ़का कर देखते हैं हम, तो ये आगे तक चला गया। अब एक और पेंसिल है मेरे पास, इसे भी हम लुढ़का कर देखते हैं तो इसने सिर्फ इतनी ही गति करी। यानी कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि सतह कितनी चिकनी है, कितनी रुक्ष है, और तभी उसकी गति जो है वो ज़्यादा या कम होगी। और उसे कौन निर्धारित करेगा, घर्षण बल। यही हमारा पाठ है अगला, कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 12, घर्षण। पिछले पाठ में आपने केवल बल के विषय में पढ़ा था। बल यानी फोर्स, यानी फोर्स जो है वो किस तरह वस्तुओं की गति की दिशा बदल देता है,
या किस तरह वो वस्तुओं पर कार्य करता है। अब हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कि घर्षण बल क्या होता है और वो किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि घर्षण बल एक किस प्रकार का बल है। ये एक संपर्क बल है। संपर्क बल का मतलब ये होता है कि जब दो सतहों के बीच में आपस में संपर्क हो। अब जैसे आपने यहाँ देखा कि कैरम बोर्ड और कैरम बोर्ड की ये जो हमारे पास छोटी छोटी गीटियां हैं, इन दोनों का आपस में संपर्क हो रहा है। इसी तरह पेंसिल का इस सतह के साथ संपर्क, या फिर माचिस का उसकी तीली के साथ संपर्क, तभी ये बल कार्य करेगा जब दो सतहों का आपस में संपर्क होगा। और दूसरा जो इसमें मुख्य पॉइंट है कि इसे भी आप पहले देखिए यहाँ पर। जैसे यहाँ एक पुस्तक है मेरे पास, इस पुस्तक को अगर मैं थोड़ा सा आगे की ओर बल लगाकर धक्का दिया तो कुछ दूर जाकर ये रुक गई। और इसी तरह अब ये मार्कर है मेरे पास, इस पर मैंने बल लगाया तो ये बहुत आगे तक गया, लेकिन धीरे धीरे इसकी गति कम हो गई। तो आपने क्या देखा कि इस टेबल की जो सतह थी, इस टेबल की सतह ने इन दोनों की गति को प्रभावित किया, और मार्कर की जो सतह थी उसने भी प्रभावित किया और उसकी गति का विरोध किया। यानी कि जो सतह है, घर्षण बल में जो सतह है वो किसी भी वस्तु की सापेक्ष गति का विरोध करती है। कोई भी सतह जो है वो उसकी सापेक्ष गति का विरोध करती है। जैसे कि अगर हमने एक ये पुस्तक ली थी और हमने इस पर इस तरफ से बल लगाया तो ये आगे गई, लेकिन जो टेबल की सतह थी वो उस गति का विरोध कर रही थी, तो वो उल्टी दिशा में बल लगा रही थी। यानी कि घर्षण बल जो है सदैव विपरीत दिशा में कार्य करता है। कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में। वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और इसके अलावा किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ की सतह पर। यानी कि जो दो पृष्ठ संपर्क में हैं, यानी जो सतह जो है वो संपर्क में है, वो चिकनी है या रुक्ष है, इन दोनों पर निर्भर करता है। जैसे इसका एक एक उदाहरण हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जूते, चप्पल और जो वाहनों के टायर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? उनकी सतह कैसी होती है? रुक्ष होती है। यानी कि घर्षण को बढ़ा दिया जाता है। घर्षण को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि वो आसानी से किसी भी सतह पर चल सके। और इसके विपरीत चिकनी सतह का उदाहरण कौन सा हो सकता है? जैसे मशीनों में हम स्नेहक तेल का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा मशीनों में अलग प्रकार का तेल डाला जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्नेहक तेल। जिससे कि मशीनों का घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। घर्षण के कारण चिकनापन और रुक्ष सतह पर घर्षण किस प्रकार प्रभावित होता है, ये देखने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ किताबों को इस तरह रखा है और एक किताब को इस तरह तिरछा करके रखा है जिससे कि हम एक अनंत तल बना सकें।
आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये टेबल है और इस पर हमने यहाँ पर कुछ किताबें रखी और इस तरह एक तिरछा तल, जो इस तरह ये तिरछा तल है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अपना आनत तल। तो यहाँ पर देखिए अब कि मेरे पास एक पेंसिल है, हम इस पेंसिल को इस पर से ऐसे लुढ़काते हैं तो देखिए कुछ दूर जाके पेंसिल अपने आप रुक गई। तो ये किस कारण रुकी? इस मेज की जो पृष्ठ की सतह है उसने इसकी गति का विरोध किया, यानी कि घर्षण बल के कारण कुछ दूरी तय करने के बाद ये पेंसिल रुक गई। अब यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं, जैसे मैं यहाँ एक माचिस रख देती हूँ कि यहाँ तक ये पेंसिल गई। अब इस मेज की सतह बहुत अधिक रुक्ष नहीं है। अब हम इस सतह को कुछ रुक्ष बना देते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ये टॉवल है, हम इसको बिछा देते हैं जिससे कि इसकी सतह क्या हो जाएगी, कुछ रुक्ष हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कुछ खुरदरा है। अब हम पेंसिल को पुनः लुढ़काते हैं और अब आप देखिए कि पेंसिल केवल यहाँ तक ही गई। इसका मतलब ये हुआ कि रुक्ष सतह पर घर्षण बल के कारण वस्तुओं की गति जो है वो बहुत कम हो जाती है और प्रभावित होती है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। अनियमितताओं का मतलब, जैसे आपने इस यहाँ पर देखा इस क्रियाकलाप में कि इस टॉवल में कुछ उभार सा है, तो इसकी सतह कैसी है, रुक्ष, और टेबल की सतह जो है वो इसके कंपैरिजन में चिकनी है। तो इन्हीं अनियमितताओं के कारण घर्षण बल जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमने जाना कि रुक्ष सतह पर घर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है। किसी भी सतह पर जो अनियमितताएं होती हैं, यानी कि कोई सतह तो हमने देखा कि एकदम प्लेन है, चिकनी है। यहाँ पर ये शब्द बहुत बार यूज होता है घर्षण के विषय में। और कई सतह जो हैं वो थोड़ी सी खुरदरी इस तरह से उभरी हुई हो सकती हैं। तो इनमें जो है बहुत सूक्ष्म, चिकनी सतहों में भी बहुत सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। तो जब हम कोई वस्तु इस पर लुढ़काते हैं या उस पर चलाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक बल लगाना पड़ता है, और यहाँ भी हमें बल लगाना पड़ेगा, पर इस स्थिति में बल जो है वो अधिक होगा। इस स्थिति में हमारा जो लगने वाला बल है वो अधिक होगा, जबकि चिकनी सतह पर बल जो है वो कम हमें लगाना पड़ेगा। जब हम बल लगाते हैं तो ये अनियमितताएं जो हैं यहाँ पर, उनके साथ जो वस्तु है वो एक अंतः बंधन उनके साथ जुड़ जाती है, एक वो बना लेती है लॉक जैसा, इंटरलॉक हम इसको कह सकते हैं। इंटरलॉक जैसी संरचना बना लेती है और वस्तु आगे गति करती है। इस स्थिति में हम अधिक बल लगाएंगे जब हमारी सतह रुक्ष है, और जब हमारी सतह चिकनी या स्मूथ है तो हमें उस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। स्थैतिक शब्द का मतलब क्या होता है, विराम अवस्था, यानी कुछ रुका हुआ। जब कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो हम उसे स्थैतिक कहते हैं। यहाँ पर आपको इसका इंग्लिश में नाम बता देती हूँ मैं। इसे हम इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण को पहले ही बता दिया मैंने आपको, फ्रिक्शन।
तो जब किसी वस्तु से को हम विराम अवस्था से गति प्रदान करते हैं, गति में लाते हैं। अगर इसका एक उदाहरण मैं आपको साथ में ही दूं, अगर मान लो आपको किसी भारी बॉक्स को विराम अवस्था से गति में लाना है, तो आपको उस पर बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो घर्षण कार्य करेगा, यानी कि क्या करेगा, गति का विरोध। घर्षण बल का क्या काम है, गति का विरोध। और इस विरोध के कारण ही बल की जो मात्रा है वो क्या होगी, अधिक होगी। स्थैतिक घर्षण तब कार्य करता है जब हम वस्तु को विराम से गतिशील अवस्था में लाते हैं। इसके ही विपरीत है सर्पी घर्षण। इसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, सर्पी। अब आप सर्प के बारे में सोच सकते हैं यहाँ पर, यानी कि एक सांप। आपने देखा होगा सांप जो है हमेशा गतिशील ही अवस्था में हमें दिखाई देता है। तो जब कोई वस्तु पहले से ही गतिशील है, अगर मान लो कोई चीज पहले से ही, कोई वस्तु पहले से ही गतिशील है, तो हमें उसे और अधिक गति प्रदान करने के लिए आप जानते ही हैं कि कम बल लगाना पड़ेगा, यानी कि घर्षण पर हमें कम कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अधिक बल और यहाँ पर कम बल लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। क्या है मुख्य बात यहाँ पर हमारी, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसके बाद आप देखिए कि इनकी परिभाषा क्या होती है। स्थैतिक घर्षण हम किसे कहते हैं और सर्पी घर्षण किसे कहते हैं। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। यानी कि जो बल हमने किसी रुकी हुई वस्तु, मान लो ये कोई रुकी हुई वस्तु है, इसको गतिशील बनाने के लिए जो हमने बल लगाया, तो स्थैतिक घर्षण उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। दूसरा है हमारा सर्पी घर्षण। उसकी परिभाषा है किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होता है। यानी कि कोई वस्तु जो है अगर पहले से ही गतिशील अवस्था में है, तो हमें उसे गतिशील बनाए रखने के लिए बहुत अधिक बल नहीं लगाना पड़ेगा, तो उसका जो गति का विरोध होगा वो भी कम होगा और उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। ये पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको कि सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अर्थात कोई भी वस्तु जब गतिमान है तो उसको गतिशील बनाए रखना आसान है, जबकि विराम अवस्था या रुकी हुई अवस्था में किसी वस्तु को गति में प्रारंभ करना या लाना मुश्किल काम होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि घर्षण जो है हमारे लिए दोनों हानिकारक भी है लेकिन अनिवार्य भी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि घर्षण हमारे लिए कहाँ कहाँ पर आवश्यक होता है। जैसे कुछ उदाहरणों के साथ आप इसे आसानी से समझ पाएंगे कि घर्षण के कारण ही आपने यदि किसी दीवार में कील लगाना है तो आप घर्षण के कारण ही लगा सकते हैं। अगर घर्षण ना हो तो दीवार में कील लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका चलना, अगर आप चलना चाहते हैं किसी सतह पर
तो चलने के लिए भी हमें घर्षण की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण के कारण ही सतह पर हमारी जो है वो पकड़ बनती है, जिसके कारण हम चल सकते हैं। आपने देखा होगा कि यदि किसी सतह पर पानी या तेल जैसा कोई पदार्थ गिर जाए तो उस सतह पर आपके लिए चलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये कैसी सतह बन जाएगी, चिकनी सतह, और यहाँ पर घर्षण जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा है कि कक्षा में जब मैडम या सर आपको पढ़ाते हैं तो वो बोर्ड पर लिखते हैं, जब चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो चौक के जो कण होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के साथ एक पकड़ बना लेते हैं और उसकी सतह पर, बोर्ड की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कि आप उन्हें अक्षरों को अच्छी तरह देख पाते हैं। यदि बोर्ड की सतह भी चिकनी हो जाए तो अक्षर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे। अगला है कि घर्षण का हमारे और कहाँ उपयोग होता है, जैसे कि टायरों की सतह जो होती है वो खांचेदार बनाई जाती है, जिससे कि घर्षण को बढ़ाया जा सके और जो वाहन है वो आसानी से सतह पर चल सके। यदि घर्षण ना हो तो वाहनों का चलना बहुत मुश्किल होगा। घर्षण के कारण ही वाहन जो हैं चल भी सकते हैं और आसानी से रुक भी जाते हैं, या उनकी गति जो है वो मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुत सारी स्थितियों में घर्षण जो है हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। बिना घर्षण के हम कार्य नहीं कर सकते। अब हम मुख्यतः यह देखेंगे कि किन स्थितियों में घर्षण हमारे लिए हानिकारक होता है। घर्षण के कारण जूते, चप्पल जो भी होते हैं हमारे, उनके जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप बाजार से नए जूते चप्पल लेते हैं तो उनकी नीचे की जो सतह होती है वो कुछ डिज़ाइन, उसमें कुछ इस तरह के डिज़ाइन बने होते हैं, अर्थात वो रुक्ष होती है, जबकि उनका लगातार इस्तेमाल करने से वो चिकनी हो जाती हैं और उसके बाद हमें उनका उपयोग छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनसे गिरने का डर रहता है। और इसी प्रकार टायर वगैरह भी घिस जाते हैं हमारे। दूसरा जो मुख्य हानिकारक प्रभाव होता है घर्षण का, वो ये है कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कुछ स्थितियों में तो हमारी मददगार है। जैसे अगर हमने अपने हाथों को रगड़ते हैं हम सर्दी में तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी तरह माचिस जब हम जलाते हैं तो माचिस की रुक्ष सतह जो होती है वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होकर माचिस जल उठती है, लेकिन मशीनों में ये ऊष्मा जो है वो अवांछनीय है, अवांछनीय है, क्योंकि ये उनकी कार्य क्षमता को कम कर देती है। गर्म हो जाती हैं मशीनें तो उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। और मशीनों के जो भाग हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग वगैरह लगे हुए होते हैं उनमें, वो भी घिस जाते हैं घर्षण के कारण। और ये ना घिसें इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले भी आपको बताया मैंने कि हम मशीनों में स्नेहक तेल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वो स्मूथली चल सके। मैडम जी, हमें घर्षण अच्छी तरह समझ आ गया है। अब हम इन क्रियाकलापों को घर पर रहकर अच्छी तरह करके देखेंगे। हम किताब में से भी इन्हें अच्छी से पढ़ेंगे। थैंक यू मैम।